हाय एवरीवन, जय भारत। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग डाइपोल डिस्कस कर रहे थे, डाइपोल के करस्पॉन्डिंग और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की कुछ और भी बात करते हैं। तो कंसीडर करते हैं, अपने को दिया गया है कि डाइपोल ये रोटेटेड बाई एन एंगल π/2। एक डाइपोल दिया गया, उसको रोटेट करा दिया गया है π/2 एंगल से। द फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस रोटेट्स बाई एन एंगल। पूछा गया है कि एक डाइपोल दिया गया, चलो कंसीडर कर लेते हैं कि डाइपोल दिया गया मीन्स ये नेगेटिव चार्ज होगी और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यही ना। अपने पास ये नेगेटिव चार्ज होगी और ये प्लस क्यू चार्ज। ये इसकी एक्सिस होगी, ये इसकी एक्सिस होगी। तो बोला गया है कि द फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस का पॉइंट है, कोई पॉइंट पी ए मान लेते हैं। तो इस डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट कराएगा, तो 90 डिग्री से इधर भी मान सकते हैं, 90 डिग्री से आप इधर ही मान सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इस डाइपोल को रोटेट करा करके ऐसे प्लेस कर दिया गया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ गया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ से, ये वाला 90 डिग्री एंगल रोटेट कराया गया। क्लियर क्या? तो जब स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग पर डाइपोल मोमेंट के करस्पॉन्डिंग, इस वाले डाइपोल मोमेंट के पहले केस में डाइपोल मोमेंट किधर था? इधर था। सेकेंड केस में डाइपोल मोमेंट किधर हो गया? सेकेंड केस में डाइपोल मोमेंट कहीं इधर हो गई, सही क्या? पी वेक्टर कहीं इधर हो गया। तो फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल से रोटेट कर रही है, यही पूछा गया है। तो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, एक्सिस के अलोंग है। ये पॉइंट जो है इस डाइपोल के लिए एक्सिस के अलोंग है, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं E1 इधर हो जाएगी। जबकि सेकंड केस में बात करें तो डाइपोल मोमेंट तो इधर हो गया, तो ये पॉइंट ए जो हुआ, पॉइंट ए इसकी इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं E2 वेक्टर इधर आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल से रोटेट कर गई? अगर इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितने एंगल से रोटेट कर गई है? 90 डिग्री एंगल से ही, लेकिन क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री एंगल से ही रोटेट करेगा, π/2 से ही रोटेट करेगा, इन अपोजिट सेंस। सेंस जो हो जाएगी उसकी अपोजिट होगी। क्लियर क्या है? इन अपोजिट सेंस। क्लियर ये कॉन्सेप्ट अपने को कि अगर हम लोग किसी डाइपोल को रोटेट कराते हैं 90 डिग्री से, तो स्टार्टिंग में जो उसका एक्सिस का पॉइंट था, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 90 डिग्री से ही रोटेट करेगी, लेकिन अपोजिट सेंस में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, समझते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला गया है अपने को कि एक डाइपोल दी गई जिसके डाइपोल मोमेंट P है, उसको प्लेस किया गया है ओरिजिन पर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर मेंशन की गई है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम में क्या क्या बोला गया ये समझ लेते हैं। पहले तो ये एक्स एक्सिस हो गई अपने पास, और ये वाई एक्सिस हो गई। डाइपोल को कहाँ प्लेस किया गया है? डाइपोल को प्लेस किया गया है ओरिजिन पर। तो एक डाइपोल यहाँ पर हो गई, डायरेक्शन किधर उसका? इस डायरेक्शन में। क्लियर क्या? सेकेंड डाइपोल ये इसको ओरिजिन पर प्लेस किया गया 0 0 0 पर। दूसरा डाइपोल किधर है? अनदर डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P J कैप इज प्लेस्ड एट 0 1 0, तो यानी कि यहाँ पर कहीं प्लेस किया गया होगा। ये वाली दूसरी डाइपोल होगी, उसका डायरेक्शन किधर दिया गया है? J कैप में। इसका डायरेक्शन किधर है? I कैप में। दो डाइपोल, दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी? इसकी मैग्नीट्यूड भी P है और इसकी मैग्नीट्यूड भी P है। तो फाइंड करने की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट 1 0 0। 1 0 0 पॉइंट कहाँ पर होगा? कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा, ये 1 0 0। इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं। तो अपने को पोटेंशियल फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर लिखते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाएंगे हम लोग आई कैप और जे कैप में लिखते हैं। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाएंगे तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस डाइपोल का सेंटर तो ये वाला है, तो इसके लिए तो ये वाली आर वेक्टर हो जाएगी, सही ना। इस वाले के लिए आर वेक्टर तो इधर हो जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? अब इसके कारण लिखते हैं पर, तो इसके लिए तो यही आर वेक्टर हो गई अपने पास। आर की वैल्यू इसके लिए कितनी? 1, और इसके लिए आर की वैल्यू कितनी? √2। ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाली लेंथ √2 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, अब इसके कारण, अब ये वाला जो डाइपोल है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान देंगे, सिंस न तो ये इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट जो ए है न तो एक्सिस के अलोंग है, न ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो क्या करते हैं इस डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाली एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाली एंगल भी 45 डिग्री ही होगी।
तो ब्रेक कर देते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड p है तो इधर कितनी आ जाएगी p/√2 p cos 45 और एक इधर आ जाएगी p sin 45 p/√2। तो अपने पास 3 डाइपोल हो गए, तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए पॉइंट पर। अब जैसे ही इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया तो इस वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल पोजीशन हो गया और इस वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट ब्रॉड ऑन पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखना होगा तीनों का एडिशन कर लेंगे हम लोग। क्लियर क्या? तो E1 वेक्टर पहले मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं लिखता हूँ। तो इस वाले डाइपोल के लिए तो ये तो एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी अपने को याद है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे 2kp/r3, 2kp/r3 p वेक्टर, ऐसा लिखते थे हम लोग। ये p वेक्टर के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, p वेक्टर के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। कितनी हो जाएगी 2k, p की वैल्यू p ही दी गई है, p i कैप हो गया और r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू मालूम हो गई अपने को, ये 2kp i कैप हो गई। तो E1 मालूम हो गया। अब E2 और E3 फाइंड करें हम लोग, E2 और E3 फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो E2 और E3, तो E2 सॉल्व करने जाएंगे तो E2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं, इस वाले डाइपोल के कॉरस्पॉन्डिंग E2 मान लेते हैं। तो इसके लिए ये वाला एक्सियल पोजीशन है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, तो 2kp किधर हो जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी क्या, E2 को ब्रेक कर देंगे हम, E2 cos 45, E2 sin 45 ऐसा ब्रेक कर लेंगे। तो E2 जो हो जाएगी 2kp/r3, p की वैल्यू कितनी, p/√2, 2kp/r3, r की वैल्यू √2 है तो √2³ हो जाएगी, इंटू cos ऑफ 45 डिग्री आई कैप और जे कैप में लिखता हूँ। तो cos 45 1/√2 माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2kp/√2, अब एक जे कैप वाला कंपोनेंट आएगा, √2³ इंटू साइन 45 1/√2 और ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, जे कैप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आ रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर भी आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखें तो ये हो जाएगा 2kp, भैया 2√2 हो जाएगा, 2√2 और √2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4√2 माइनस ऑफ आई कैप, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2kp/√2, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 और √2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, kp/2√2 जे कैप हो जाएगी, ये E2 हो गया। अब E3 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, E3 वेक्टर लिखने जाएंगे तो E3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये वाला जो है इसके लिए पॉइंट ए जो है वो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में होगी, ये वाली E3 होगी। तो E3 को लिख सकते हैं कि E3 जो होगी वो E3 इंटू कॉस ऑफ 45, ये वाली एंगल 45 डिग्री ही आएगी, सारी एंगल तो 45 डिग्री ही आ जाएगी, कॉस 45 डिग्री माइनस ऑफ आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप, ऐसा लिख दो क्या। E3 की मैग्नीट्यूड कितनी, E3 की जो मैग्नीट्यूड होती है वो kp/r3, तो k p की जगह पर p/√2/r3, √2 का क्यूब, और ये कितनी हो जाएगी -1/√2 आई कैप, ये हो जाएगा -1/√2 जे कैप। क्लियर है क्या? सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितनी हो जाएगी देखें तो kp, ये 2√2 हो गया और एक √2 मल्टीप्लाई होता है, ये 4 हो गया क्या, √2 को कॉमन लेते हैं हम लोग, ये बचेगा माइनस आई कैप माइनस ऑफ जे कैप। तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने फाइंड कर ली, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दिया जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए की जो हो गई वो ए पॉइंट बी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दिया जाए। तो फर्स्ट कितना था 2kp आई कैप, सेकेंड कितना था 2kp/4√2, 2kp/4√2 माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ kp/2√2, इसको भी मैं 2 यहाँ ले देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ ताकि 4√2 कॉमन ले सकूँ, जे कैप, और थर्ड वाले में कितना है kp/4√2 माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप। ये क्वेश्चन आएगा क्या, इसको सॉल्व करूँ क्या मैं, सॉल्व करेंगे तो क्या करता हूँ मैं kp/4√2 को कॉमन लेता हूँ, kp/4√2, तो क्या हो जाएगी kp/4√2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 8√2, 4√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई कैप
देखिए 4√2 कॉमन हो गया तो 2kp यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ 2 आई कैप, और यहाँ पर kp/4√2 बाहर हो गया तो माइनस ऑफ आई कैप बचेगा, प्लस kp/4√2 बाहर तो 2j कैप बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर kp/4√2 बाहर तो माइनस ऑफ j कैप बचेगा। इसमें सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगी अपने पास kp/4√2 इधर हो जाएगा ये 8√2 माइनस 3 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट ए पर। तो कैसे सॉल्व किया, ये कंसेप्ट क्लियर है क्या आपने को? डायरेक्टली हम लोग क्या किया, हमने इस डाइपोल को ब्रेक कर दिया कि इस डाइपोल के करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन एक के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाए, एक के लिए एक्सियल पोजीशन हो जाए, सॉल्व कर लिया जाए। वैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू की बात करते हैं और समझते हैं। तो इसमें पोटेंशियल ओके, तो अब डाइपोल की करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम दी गई थी उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यही अपने को सिस्टम दी गई थी, इस आर की वैल्यू अपने को मालूम थी कि आर की वैल्यू √2 आई हुई है, क्लियर। तो पोटेंशियल एट ए लिखने जाएंगे तो दोनों डाइपोल के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, तो अपने को पोटेंशियल का इक्वेशन मालूम है। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो उसको लिख सकते हैं kp/r, kp cos θ/r², ऐसा लिख सकते थे। kp cos θ/r² आई हुई थी। इसी को अगर हमने लिखा था kp.r लिख दिया था हमने, डिवाइड बाई r³ भी लिख दिया था। थीटा जो होती थी डाइपोल मोमेंट और r वेक्टर के बीच की एंगल को थीटा काउंट करते थे। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो पोटेंशियल एट ए लिखने जाएंगे तो इसके लिए इस डाइपोल के लिए ये वाली पोजीशन तो एक्सियल पोजीशन है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, kp cos 0, सिंस स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई आर। इसकी आर कितनी हो जाएगी, इसकी आर की वैल्यू तो 1 मीटर हो जाएगी, क्लियर क्या। तो kp cos θ/r² प्लस, इसी कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे। तो इसी कारण पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, या फिर डायरेक्टली ही ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। kp cos θ, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए डाइपोल मोमेंट इधर और आर वेक्टर तो इधर है, ये वाली एंगल 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल मीन्स उनके टेल और टेल के बीच का एंगल। तो kp cos ऑफ 135 डिग्री डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को तो kp हो गया ये kp cos 135 डिग्री, cos 135 माइनस 1/√2, तो प्लस ऑफ kp माइनस ऑफ 1/√2 और नीचे में 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आ जाएगी इक्वेशन, kp कॉमन ले लीजिए, ये 1 माइनस 1/2√2, ये वाली सोल्यूशन हो जाएगी, क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस डाइपोल को पहले ब्रेक कर दे, तो इसके लिए ये वाला एक्सियल पोजीशन हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रेक करेंगे वो वाला उसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लोग ब्रेक कर दे पहले तो p/√2 इधर आ जाएगी और p/√2 इधर आ जाएगी। तो इसके लिए ये वाला पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो डाइपोल मोमेंट इधर है, आर वेक्टर तो इधर है और डिस्टेंस की वैल्यू √2। तो पोटेंशियल लिखने जाएंगे ए पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगी अपने को फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग kp cos 0/1 cos 0 प्लस सेकेंड के करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग लिखने जाएंगे तो p की जगह पर p/√2 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई r², आर की वैल्यू √2 का स्क्वायर है। और ये डाइपोल के करस्पॉन्डिंग तो ये पॉइंट जो है वो तो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो पोटेंशियल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगी। तो ये kp हो गया, cos 180 माइनस 1 हो जाएगी, तो माइनस kp बाई ये 2√2 हो जाएगी। kp को कॉमन ले सकते हैं, फाइनल सोल्यूशन जो आ जाएगी अपने पास, फाइनल सोल्यूशन में 1 माइनस 1/2√2 हो जाएगी, क्लियर क्या। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे और उसके आंसर की को सेंड करेंगे आप व्हाट्सएप पर, क्लियर। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक स्मॉल डाइपोल दिया गया है, मैं क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेन कर दूँ। पी आई कैप, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, क्लियर। एक स्मॉल डाइपोल दिया गया, किधर दिया गया है वो पी आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डाइपोल है, ये पी वेक्टर हो गया।
ओरिजिन पर रखा गया है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है, पोटेंशियल डिफाइन करनी है। कहाँ कहाँ पर, A00, A00 ये वाला पॉइंट ए पर फाइंड करना है जिसका कोऑर्डिनेट A00 है, 0A0, इसका मतलब ये कहीं बी पॉइंट पर फाइंड करना है जिसका कोऑर्डिनेट 0A0 है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगी, यहाँ से इसके लिए भी ये हो जाएगी 0A, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है तो 0A हो गया ये तो। और एक A0 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ABC पॉइंट इसको लिख दिया, इसको D पॉइंट लिख दिया, कितना कोऑर्डिनेट A0। इसके बाद क्या है 0A0, 0AA, तो 0 हो गया, ये A हो गया और ये A हो गया। YZ प्लेन में एक पॉइंट आएगी, कोई पॉइंट F आएगा जिसका कोऑर्डिनेट 0A और A है, तो इस पॉइंट पर भी अपने को पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। इसके लिए A पॉइंट के लिए तो ये तो एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp/r3, पोटेंशियल kp/r²। बी के लिए भी ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, बी के लिए ये वाला पोजीशन जो हो जाएगा अपने को इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड -kp/r3 माइनस ऑफ kp/r3, और पोटेंशियल जो हो जाएगी, जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट अपने पास ध्यान दें कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए तो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। वैसे ही सी पॉइंट भी इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन ही है, परपेंडिकुलर लाइन पर ही है। वैसे ही डी पॉइंट पर फाइंड करेंगे, डी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक तो इस OD लाइन के अलॉन्ग और एक OD के परपेंडिकुलर, पी को डिवाइड कर लेंगे, ये वाली एंगल 45 डिग्री हो जाएगी। वैसे ही एफ पॉइंट पर भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, डाइपोल को ब्रेक करेंगे या सोचेंगे क्या कर सकते हैं इसको हम लोग ताकि सॉल्व हो जाए। तो एफ पॉइंट जो हो गया अपने पास, ये वाला प्लेन हो गया अपने पास, तो इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट है कहीं यहाँ पर और डाइपोल कहीं इधर है, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, ये तो इसके लिए परपेंडिकुलर वाली लाइन ही हो जाएगी। सोचेंगे आप इसके ऊपर हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम लोग किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड यानी किसी दूसरे चार्ज से कोरस्पॉन्डिंग फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, दूसरे चार्ज से कोरस्पॉन्डिंग चार्ज जो हो सकता है किसी भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग फील्ड क्रिएट की गई एक्सटर्नल फील्ड, और उस फील्ड में हम लोग किसी डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं। अब जब डाइपोल प्लेस कर रहे हैं तो जिस भी फील्ड में प्लेस करें एक्सटर्नल फील्ड, वो एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। जैसे पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है, पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है, कोई पॉइंट चार्ज Q है तो इसकी फील्ड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्या ये क्लियर है अपने को, पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि पहले तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल, यानी कि r के कोरस्पॉन्डिंग ये वेरी करता है। साथ ही साथ हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, यहाँ पर डायरेक्शन कहीं अलग, यहाँ पर डायरेक्शन कहीं अलग, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये भी डिस्कस करेंगे किसी डाइपोल को अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अभी सबसे पहले केस में डिस्कस करेंगे कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को प्लेस किया गया है और जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं। क्लियर। हाय एवरीवन, जय भारत। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम लोग प्लेस करने वाले हैं और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। तो अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को प्लेस किया गया है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो क्या होगा। तो कंसिडर किया हुआ है हमने कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डाइपोल को प्लेस किया गया है। एज्यूम कर लिया है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है। ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो जाएगा। दोनों के बीच की एंगल थीटा दी गई। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल फील्ड
एक्सटर्नल फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर, डाइपोल मोमेंट, क्लियर, डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच की एंगल थीटा है। तो सिंस इसको फील्ड में प्लेस किया गया, एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया गया है, तो ये फील्ड सिंस चार्जेस प्लेस किए गए हैं, डाइपोल का मतलब दो चार्जेज हैं इक्वल और अपोजिट नेचर के, तो इन चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा ये फील्ड, वो फील्ड के डायरेक्शन में ही इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो जाएगा, कितना, Q इंटू ई। जबकि निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाएगी वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी Q इंटू ई हो जाएगी, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होगा, तो Q इंटू ई इधर हो गई, क्लियर। तब इस यूनिफॉर्म फील्ड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है इस डाइपोल के ऊपर, उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये पॉइंट मैं लिख दूं कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नेट फोर्स की वैल्यू इस डाइपोल के ऊपर 0 हो जाएगी। अब नेट फोर्स 0 है तो हमने कुछ रोटेशन में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जब स्टार्ट किया था हमने टॉर्क की बात की हुई थी, तो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था। पॉइंट क्या डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से जब ये पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि अगर अपने पास फोर्स की वैल्यू 0 हो, इफ़ F इक्वल टू 0, अगर F की वैल्यू 0 हो, F नेट इक्वल टू 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टॉर्क की वैल्यू भी 0 होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। दिस डज नॉट इम्प्लाई, ऐसा नहीं इम्प्लाई करेगा कि टॉर्क की नेट वैल्यू भी 0 होगी, ऐसा इम्प्लाई नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ़ F नेट की वैल्यू 0 हो, अगर F नेट 0 हो, नेट फोर्स की वैल्यू किसी सिस्टम के ऊपर 0 हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू या डायरेक्शन सेम ही आएगी। दिस इम्प्लाइज टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस रिमेन्स सेम। अगर ये फोर्स 0 नहीं होगी तो टॉर्क जो है वो पॉइंट डिपेंडेंट फंक्शन होता है। किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना, इस पर ये मेंशन करना जरूरी है अपने को। जब भी टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ये मेंशन करना जरूरी है। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे, उस पॉइंट के अबाउट, हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम ही आएगी। तो इफ़ F नेट इक्वल टू 0 देन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स सेम लिख देता हूँ, रिमेन्स सेम। हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम ही होगी, क्लियर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला हमने डाइपोल का सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया हुआ है, तो टॉर्क की वैल्यू लिखते हैं। तो हम लोग यही अपने को डाइपोल दी गई है, ये अपने को डाइपोल दी गई है। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ को हमने L लिखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस D लिख सकते हैं दोनों चार्जेस के बीच में आप। फील्ड जो है इधर है, इस फील्ड के साथ इनका एंगल जो है वो थीटा है, यही ना। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हुआ था Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हुआ था Q इंटू ई इस डायरेक्शन में। तो ऐसा लग रहा है कि कपल जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम ही आएगी। तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एज्यूम फाइंड कर लेता हूँ। चीज़ मालूम है कि ये रोटेट करने के लिए फ्री है, तो कोई भी बॉडी अगर रोटेट करने के लिए फ्री हो तो अपने सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करती है, तो ये रोटेट कर सकता है इसके अबाउट, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि टॉर्क की वैल्यू 0 आती है या क्या आती है। तो टॉर्क के अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट सॉल्व करेंगे सेम ही आएगी। मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट करें। तो टॉर्क के अबाउट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसके लिए इस पॉइंट से QE, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी L/2 होगी, तो ये L/2 कॉस थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस L/2 साइन थीटा हो जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगी,
क्यू ई फोर्स हो गई और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन थीटा। डायरेक्शन किधर, आर क्रॉस एफ करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी, ऐसा डायरेक्शन आ जाएगा इनटू द प्लेन। अब इस वाले फोर्स के क्रॉसपोर्टिव लिखने जाएंगे तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस L/2 है, ये एंगल थीटा है तो ये L/2 कॉस थीटा और ये वाली L/2 साइन थीटा। तो फिर से उसके लिखने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड फोर्स की Q इंटू ई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी L/2 साइन थीटा हो गई। डायरेक्शन किधर हो गया, ये आर वेक्टर हो गई और ये एफ वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर, ये आर वेक्टर ये एफ वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर क्रॉस एफ भी इनटू द प्लेन आ जाएगा, इनटू द प्लेन। दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम आ गई तो इक्वेशन आ जाएगी Q इंटू ई, L/2 साइन थीटा यहाँ पर, तो क्यू ई एल साइन ऑफ थीटा आ गई। डायरेक्शन किधर आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो टॉर्क के अबाउट सेंटर ऑफ मास जो आ गई उसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू एल, Q इंटू एल है, Q इंटू एल को P लिख सकता हूँ मैं, इस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर थी, डाइपोल मोमेंट इधर था P वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, दोनों के बीच की एंगल थीटा थी। सिंस P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया है तो एक थर्ड वाला एक वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की बात की गई होगी और साइन थीटा वाला टर्म भी आ रहा है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने जाएंगे तो या तो P क्रॉस E लिखेंगे या तो E क्रॉस P लिखेंगे। हम लोग चेक करना पड़ेगा अपने को कि P क्रॉस E लिखें कि E क्रॉस P लिखें। हम लोग समझ में आ रहा है क्या? तो डायरेक्शन अगर P क्रॉस E है तो डायरेक्शन मैच करना चाहिए, अगर E क्रॉस P है तो डायरेक्शन मैच करना चाहिए। तो P क्रॉस E करेंगे अगर हम लोग तो P क्रॉस E किस डायरेक्शन में आएगी, ये क्लॉकवाइज आएगी। जबकि E क्रॉस P करेंगे तो E क्रॉस P जो आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि ये वाला नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, सिंस नेट फोर्स 0 था तो टॉर्क की वैल्यू किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम ही आएगी। मैं सेंटर ऑफ मास वाला जो सबस्क्रिप्ट लिख रहा था यहाँ पर उस सेंटर ऑफ मास वाले टर्म को हटा देता हूँ और लिख देता हूँ कि टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E आएगी। क्लियर है क्या? ये टॉर्क की वैल्यू आ गई अपने को P क्रॉस E आ गई। मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितनी आई है इस टॉर्क की मैग्नीट्यूड, P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, यानी कि टॉर्क की वेरिएशन लिख सकते हैं हम लोग कि टॉर्क किस तरह से वेरी कर रहा है थीटा के साथ। टॉर्क विथ थीटा के साथ वेरी कराएंगे तो साइन थीटा का ग्राफ आएगा, तो ग्राफ जो आ जाएगी कुछ ऐसी आ जाएगी। टॉर्क जो है थीटा के साथ है इस टाइप से वेरी कर रहा होगा, ये वाली पॉइंट 0 डिग्री एंगल के लिए, ये पाई के लिए और ये 2 पाई के लिए, इस तरह से ये वेरी करेगा। क्लियर क्या? सिंस टॉर्क की वैल्यू मालूम हो गई, आगे डिस्कस करते हैं तो देखते हैं। तो हमने ओके, अब आगे कंसिडर करते हैं। यही अपने को सिस्टम दी गई थी, डाइपोल दिया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी गई थी अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग मान लेते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो डाइपोल दी गई है इस डाइपोल को कहीं ऐसे प्लेस किया गया होगा। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस डाइपोल को हमने ऐसे प्लेस करके रखा होगा, ये प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज। तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, यहाँ पर Q इंटू ई फोर्स और इधर में Q इंटू ई फोर्स। नेट फोर्स की वैल्यू इस डाइपोल के ऊपर अभी भी 0 और नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क जो है थीटा डिपेंडेंट फंक्शन था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, तो टॉर्क की वैल्यू साइन थीटा पर डिपेंड करती थी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस डाइपोल को मान लेते हैं कि इस डाइपोल को हमने पोजीशन चेंज किया, कुछ स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया, ऐसा डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया। कैसे डिस्प्लेस किया हमने, इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, इस प्लस Q चार्ज को यहाँ लेकर के आ गए, ये माइनस Q चार्ज को यहाँ से। ये डाइपोल ऐसे दी गई थी अपने को, इसको स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोवाइड किया। थीटा जो है हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो ये वाली एंगल हम लोग थीटा मान रहे हैं, ये वाली एंगल थीटा मान रहे हैं, ये वाली एंगल को यहाँ पर मेंशन किया गया है थीटा। थीटा को हम लोग मान रहे हैं कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है क्या ये सब पॉइंट? ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अब, SHM ऑफ
ऑसिलेशन ऑफ, हम ऑसिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल, कहाँ पर, इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसकी ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। जब इसको हमने ऑसिलेट कराया, जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेस कराया, ऑसिलेट नहीं, जैसे इसको हमने डिस्प्लेस कराया तो अभी भी फोर्स की वैल्यू तो जीरो है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, वो ट्रांसलेट तो नहीं करेगा, लेकिन अब टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं रही। यहाँ पर क्या हो गया, जब इस पोजीशन में लेकर जाएंगे, इस पोजीशन में क्या हो गया, एफ नेट की वैल्यू तो जीरो है, एफ नेट अभी भी जीरो है, बट टॉर्क की नेट वैल्यू अब जीरो नहीं है। और टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई है, टॉर्क की वैल्यू तो अभी हमने सॉल्व की कि टॉर्क की वैल्यू जो आ रही थी वो P इंटू पी क्रॉस ई आई हुई थी, P क्रॉस ई आई हुई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो टॉर्क की जो वैल्यू आई थी वो P क्रॉस ई आई हुई थी। ध्यान देंगे आगे, तो टॉर्क की वैल्यू जो आई थी, हमने टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रही है, ये टॉर्क किसका था, ये टॉर्क फील्ड का टॉर्क था, फील्ड जो टॉर्क अप्लाई करे उसकी डायरेक्शन किधर, P क्रॉस ई, तो ये P हो गया, E हो गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने प्रोवाइड किया था वो एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क की जो डायरेक्शन आ रही है वो क्लॉकवाइज आ रही है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखना चाहिए, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो टॉर्क ऑफ फील्ड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, P इंटू ई साइन ऑफ थीटा, और माइनस के साथ लिखना चाहिए। क्यों माइनस में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि थीटा जो है हमने एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड किया है, जबकि टॉर्क जो आ रही है क्लॉकवाइज आ रही है, यानी कि ये टॉर्क जो फील्ड का टॉर्क एक्ट हो रहा है एक रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह एक्ट हो रहा है। हमने डिस्प्लेसमेंट इसको इधर प्रोवाइड किया, जैसे हम लोग एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते थे जो कि पोजीशन को रीस्टोर करता था, यहाँ पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट हो रहा है जो कि पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है। जैसे ही हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ से रिलीज किया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फील्ड एक टॉर्क लगा देगी जो कि इसको फिर से इस पोजीशन पर पुल करके ले करके आएगी। समझ में आ रहा है, अगर ये फोर्स जो टॉर्क लग रहा है ये थीटा के डायरेक्शन में ही एक्ट हो जाता है तो ये फिर क्या हो जाता है, ये रोटेट कर जाता है उसी के डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क जो आ रही है क्लॉकवाइज आ रही है, यानी कि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो मैं इसको लिख दूँ कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो हो जाएगा, टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा अपने पास देखें तो माइनस ऑफ पी साइन, माइनस साइन क्यों आया हुआ है क्लियर है अपने को, माइनस ऑफ पी ऑफ साइन थीटा, और टॉर्क की वैल्यू को आई इंटू अल्फा तो लिख ही सकते हैं, अपने को तो मालूम है कि टॉर्क की वैल्यू को आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस पी, और हमने थीटा को कंसिडर किया हुआ है कि उसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करें। अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा ही लिख देता हूँ, आगे मैं लिखता हूँ कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को अप्रॉक्स कर सकते हैं हम लोग थीटा, ये तो मालूम है अपने को, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं कि आई इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू थीटा हो जाएगी। आगे ध्यान दे तो ये जो आई है, सिंस ये जो डाइपोल दी गई है, जब इसको हमने रिलीज किया यहाँ से डिस्प्लेस करके तो ये फ्रीली रोटेट करने के लिए फ्री है, तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसका मतलब आई जो लिखना पड़ेगा अपने को, आई सेंटर ऑफ मास लिखनी पड़ेगी। तो अल्फा जो हो गई अपने पास माइनस ऑफ पी इंटू ई डिवाइड बाई आई सेंटर ऑफ मास इंटू थीटा हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग एसएचएम में पढ़े थे, जब लीनियर एसएचएम की बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जो होनी चाहिए वो x के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यहाँ से आगे लिखा था कि हमने a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसी होनी चाहिए, जहाँ पर x लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती थी। वैसे ही एंगुलर एसएचएम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हम डिस्कस करेंगे, एंगुलर एसएचएम जो हो जाएगी अल्फा जो हो जाएगी वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। इसको और भी अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो एंगुलर एक्सप्रेशन जो होनी चाहिए वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल, थीटा के इक्वल होनी चाहिए, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये कांस्टेंट वाला टर्म जो बचेगा वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी उसको अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फ़ा कितनी आई हुई है हमारे पास, माइनस ऑफ पी ई डिवाइड बाई आई सी एम
इंटू थीटा आई हुई है। तो सिंस अल्फा जो है थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डाइपोल एसएचएम करेगा, जैसे यहाँ पर एंगुलर एसएचएम करेगा। डाइपोल विल परफॉर्म एंगुलर एसएचएम। आ रहा है क्या समझ में ये पॉइंट सभी लोगों को? एंगुलर एसएचएम, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, ओमेगा क्या है? ओमेगा स्क्वायर 2π/ओमेगा वाला कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर जहाँ पर हो जाएगी वो PE/I सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मालूम हो जाएगी √PE/I सेंटर ऑफ मास। तो ये ओमेगा की वैल्यू मालूम हो गई। और ओमेगा की वैल्यू मालूम हो गई तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन जो मालूम हो जाएगी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितनी हो जाएगी उस डाइपोल के लिए। अगर डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत ही स्मॉल प्रोवाइड किया है तो ये 2π/ओमेगा हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगी 2π√I सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई P/E। सेम इक्वेशन जब हम लोग बार मैग्नेट डिस्कस करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी, सिर्फ वहाँ पर क्या चेंज कर जाएगा? डाइपोल मोमेंट ना होकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना होकर के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड E ना होकर के मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगी। तो उस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट जो हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 2π√I डिवाइड बाई M, उसकी डाइपोल मोमेंट लिखेंगे मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड को B लिखेंगे। तो ऐसी इक्वेशन आएगी जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे। तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर I सेंटर ऑफ मास लिखना है तो I की वैल्यू लिखनी होगी। तो इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी होगी सेंटर ऑफ मास के। तो रॉड की कुछ लेंथ दी जा सकती है अपने को, या रॉड की कुछ मास दी जा सकती है अपने को। तो रॉड की मास दी जाएगी तो उस मास के करस्पॉन्डिंग हमें लिखना होगा क्या? उस मास के करस्पॉन्डिंग, और पार्टिकल के पास भी कुछ मास होंगे। अगर रॉड मासलेस दिया गया है तो सिर्फ पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर पार्टिकल की मास दी गई और इस रॉड की भी मास दी गई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड की भी आएगी और इस पार्टिकल का। मोस्ट ऑफ द केस में सिंस यहाँ पर रॉड नहीं होता, डाइपोल जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल है। HCl जैसे ये बॉन्ड लेंथ जैसी हो जाएगी, जो लेंथ हम लोग दिखा रहे हैं L, वो बॉन्ड लेंथ जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी मास नहीं होगी, सिर्फ पार्टिकल्स होंगे। तो इन पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया C पॉइंट के अबाउट लिखनी होगी। तो इसकी मास m है, ये डिस्टेंस L/2 है, तो ml²/4, और इसकी मास भी m है और इसकी डिस्टेंस भी L/2 है, तो ml²/4 इसके लिए भी हो जाएगा। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml²/4 हो जाएगी। ध्यान दे, अगर और भी हम लोग इसको कम्प्लीटली समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर नहीं होगी। क्यों सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर नहीं होगी? क्योंकि हम दोनों को चार्ज कंसिडर किया हुआ है +Q। तो अगर इसकी मास m है तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी मास m ही हो, इसका मास डिफरेंट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, जिसके ऊपर एक +Q प्रोवाइड किया गया और एक ऊपर -Q प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर किया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है, यानी कि इसकी मास नेगेटिव चार्ज की मास ज़्यादा हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट किए हुए रहेगा। लेकिन उस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हम लोग C पॉइंट के अबाउट मान रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो इसी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा। तो इसी पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/4 और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ml²/4, और ये इस तरह से रोटेट करेगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट? तो हमने डाइपोल की बात की कि किस तरह से वो ऑसिलेट करेगा एक्सटर्नल फील्ड में। आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं तो इसी डाइपोल के कॉरस्पॉन्डिंग तो डिस्कस करते हैं आगे हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 3 टाइप की इक्विलिब्रियम हो सकती थी अपने पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पार्टिकल को अगर हम लोग उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा जो कि उसको फिर से उस पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को अगर हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, पार्टिकल को जब हम लोग उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि जैसे उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उसके
जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किए होंगे उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स या टॉर्क एक्ट हो जाएगी, जो कि उसके उस गिवन पोजीशन से, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेकर के जाएगी। वैसे इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते थे। वैसे ही न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल की पोजीशन अगर डिस्प्लेस करते हैं हम लोग, तो फोर्स में कोई चीज़ नहीं आता है, कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होता है जो कि उसके पोजीशन को रीस्टोर कर सके या उसको दूर ले जा सके। तो वैसे इक्विलिब्रियम को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते थे। जैसे कंसिडर किया जाए कि अपने को ये डाइपोल दी गई है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की गई एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल मोमेंट जो है अपने पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसके डाइपोल मोमेंट के इधर निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये पी वेक्टर है अपने पास। अब इस डाइपोल को अगर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर पहले देखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर इसके ऊपर Q इंटू ई एक्ट हो जाएगी और इसके ऊपर Q इंटू ई एक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म मान रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो एफ नेट 0 है इस पोजीशन में, एफ नेट की वैल्यू 0 है, और टॉर्क की नेट वैल्यू भी 0 ही है, नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, यानी कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब किस टाइप का इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये देख लिया जाए। तो पार्टिकल को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हमने इसको प्रोवाइड किया, किसी भी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे ही प्रोवाइड किया, क्या हो गया, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गई, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गई, इसके ऊपर एक टॉर्क डेवलप हो गया, फील्ड इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करने लगी जो कि उसके पोजीशन को रीस्टोर करने वाली है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे प्रोवाइड किया है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड किया है, तो टॉर्क जो डेवलप हो गई है क्लॉकवाइज डेवलप हो गई है। इसका मतलब ये जो पोजीशन होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच की एंगल जब 0 डिग्री होगी, तो उस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर क्या? तो आगे डिस्कस करें तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया कैसा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई। आगे देखते हैं कि ये वाला सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इसमें, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही अपने पास, तो कंसिडर किया ही है पहले से हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब डाइपोल मोमेंट जो हो गई, डाइपोल मोमेंट जो हो गई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने प्लेस किया हुआ है पी वेक्टर। क्लियर? यहाँ पर नेट फोर्स की बात करें तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में Q इंटू ई, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा Q इंटू इस डायरेक्शन में। फिर से सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, एफ नेट इस केस में भी एफ नेट की वैल्यू 0 है, और नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 ही आएगी। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें हम लोग, तो नेट टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी, तब हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं। सिंस ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, कहीं से भी डिस्प्लेस कर दें, तो पार्टिकल को हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, निगेटिव चार्ज यहाँ रहा माइनस की, ये वाली एंगल थीटा से हमने इसको डिस्प्लेस किया। तो अब थीटा कैसे प्रोवाइड किया है हमने, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा जो प्रोवाइड किया गया है एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क डेवलप हो जाएगी। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है इधर एक्ट हो रहा है Q इंटू ई, और इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है Q इंटू ई इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, टॉर्क किधर आ जाएगा, P क्रॉस E, तो P तो इधर है, P क्रॉस E करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल इन टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो टॉर्क जो आ जाएगा वह एंटी क्लॉक ही आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड किया, टॉर्क जो रीस्टोरिंग डेवलप हुई, जो टॉर्क डेवलप हुई, रीस्टोरिंग नहीं, जो टॉर्क डेवलप हुई वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही डेवलप हुई। इसका मतलब ये टॉर्क इस डाइपोल को अपने पोजीशन से, जो इसकी इनिशियल पोजीशन से उससे दूर लेकर के, जैसे ये डाइपोल रखा गया था, इसको स्लाइड डिस्प्लेस किया तो ये फिर से इधर आ जाएगा। इस तरह से ये जिधर जिधर डिस्प्लेस किया वो उधर ही मूव कर जाएगा। पिछले केस में अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया होता तो ये वापस फिर से अपने पोजीशन को रीगेन कर लेगा। तो इस केस में ये इक्विलिब्रियम किस टाइप की हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल हो,
ई वेक्टर के पैरेलल होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू इस केस में 0 डिग्री होगी, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पी वेक्टर जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एंटी पैरेलल होगी, यानी कि थीटा यहाँ पर 180 डिग्री होगी। तो ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। क्लियर क्या? आगे डिस्कस करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ओके। तो आगे डिस्कस करने वाले हम लोग किसी डाइपोल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस सिस्टम की कौन सी सिस्टम, डाइपोल प्लस फील्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट मेथड से डिस्कस किया जा सकता है। एक सिंपल से मेथड की मैं बात करता हूँ जो कि आपको यूज में आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस मेथड का भी यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। देखा जाए तो डाइपोल प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने क्या माना हुआ है, पहले से ही माना हुआ है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी। तो एज्यूम कर लिया है कि किसी टाइम पर हमने इसको थीटा एंगल पर प्लेस करके रखा हुआ है, तो इस टाइम पर इसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा होगा, फील्ड का टॉर्क इसके ऊपर एक्ट हो रहा होगा। क्लियर क्या? हम लोग चाहते हैं कि इसी एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करके θ1 से θ2 तक लेकर चले जाए। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द एंगल फ्रॉम θ1 टू θ2। क्लियर? स्लोली, ध्यान देंगे, ये पॉइंट माइंड में रखेंगे, स्लोली हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आए। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगी, जब इस डाइपोल को हम लोग इस एंगल से कुछ एंगल इंक्रीज करने वाले हैं और स्लोली इंक्रीज करने वाले हैं, यानी कि हमें उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या उतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा जितना कि फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर रही है। सिंस स्लोली इंक्रीज कर रहे, स्लोली ले जा रहे हैं, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी। तो टॉर्क ऑफ एजेंट कितना हो जाएगा, एजेंट का टॉर्क कितना हो जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी, टॉर्क ऑफ एजेंट जो अप्लाई करेगा, एजेंट जो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेगा वो फील्ड के टॉर्क के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही हो जाएगा। और फील्ड का टॉर्क तो मालूम है कि फील्ड का टॉर्क जो है वो P क्रॉस E होती है, यानी कि P इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा होती थी। तो टॉर्क क्या कांस्टेंट है, फील्ड का टॉर्क क्या कांस्टेंट है, फील्ड का टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। P और E तो कांस्टेंट है, लेकिन दोनों के बीच की एंगल वेरी करे, या फिर बोल सकते हैं कि जब ये रोटेट कर रहा होगा तो P वेक्टर ही वेरी कर रहा होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो टॉर्क बाई एजेंट जो होगा वो फील्ड के टॉर्क के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड बाई, लेकिन डायरेक्शन वाइज से स्लोली मूव कराना है तो फील्ड का जो टॉर्क है वो तो P क्रॉस E की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज, तो एजेंट का जो टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क ऑफ एजेंट कितनी हो गई, एजेंट का टॉर्क कितना हो गया, उसकी वैल्यू तो P साइन थीटा ही रही, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे लिख दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसको स्लोली ले जाना है तो नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई एजेंट लिखने जाएंगे, सिंस जो टॉर्क है, टॉर्क वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है ये समझ में आया अपने को, ये वेरिएबल है क्यों, क्योंकि थीटा जो है, इसलिए थीटा वेरी कर रहा है, इसलिए वो टॉर्क की वैल्यू वेरी करेगी। और अगर टॉर्क वेरी करेगी तो डायरेक्टली वर्क डन वाइज नहीं फाइंड कर सकते, हम लोग पहले स्मॉल सा वर्क डन फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे स्मॉल सा वर्क डन, टॉर्क टी डॉट डी थीटा लिखेंगे क्या, क्लियर। टॉर्क किधर अप्लाई किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। डी थीटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर लिखने वाले हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पर पोजीशन हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ये वाली हम लोग डी थीटा से पहले उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगी वर्क डन की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये समझ में आया क्या अपने को, क्योंकि हमने टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया है, एंटी क्लॉकवाइज भी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज। टोटल वर्क डन बाई एजेंट क्या हो जाएगी, इसी को हमें को इंटीग्रेट करना होगा। तो PE तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से स्टार्ट किया था और θ2 तक ले जाना है अपने को। यही क्लियर है क्या अपने को। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन बाई एजेंट जो आ जाएगा, वर्क डन बाई एजेंट जो आ जाएगा अपने पास, वर्क डन बाई एजेंट सॉल्व करेंगे तो PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगी, लिमिट पुट कर देना होगा अपने को θ1 से θ2
2 तक। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी PE माइनस कॉमन ले लिया हमने cos ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा 1। तो ये वर्क डन बाई एजेंट हो गई, एजेंट का वर्क डन हो गया। और सिंस अपने को मालूम है, ध्यान देंगे ये इक्वेशन में, सिंस अपने को मालूम है कि वर्क डन बाई फील्ड जो होती है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होती है, और वर्क डन बाई एजेंट जो हो गया, सिंस काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो वर्क डन बाई एजेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा यू किसका, उस सिस्टम की, कौन सी सिस्टम, इस डाइपोल और इस फील्ड की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वैल्यू डेल्टा यू हो गई। अगर डाइपोल को हम लोग थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक ले जा रहे हैं तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, माइनस ऑफ PE इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1। क्लियर क्या? अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या कि डेल्टा यू जो हो जाएगी, डेल्टा यू जो हो जाएगी उसको लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ P कॉस ऑफ थीटा 2, ऐसा ही जान देते हैं, P कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ P कॉस थीटा 1। क्लियर है क्या? ये क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल जैसा हो गया। क्लियर? ऐसा लग रहा है कि ये U फाइनल हो गया, ये वाला U इनिशियल हो गया। क्लियर है क्या? माइनस साइन लगा हुआ है अपने पास, माइनस साइन लगा हुआ, तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसा, माइनस ऑफ P कॉस थीटा 2 माइनस P कॉस ऑफ थीटा 1। इफ थीटा 1 यानी कि ये वाला टर्म U फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, U इनिशियल को, यानी कि U जो है कुछ ऐसा हो जा रहा है, माइनस ऑफ PE कॉस ऑफ थीटा जैसा हो जा रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है अपने पास वो इक्वेशन जो हो रही है माइनस ऑफ PE को कैसे लिख दिया हमने, जब थीटा किलो थीटा 2 हुई तो ये वाली इक्वेशन हो गई, थीटा किलो थीटा 1 हुई तो ये वाली इक्वेशन हो गई। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन जो हो गया माइनस ऑफ PE कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? इसी को लिख सकते हैं, सिंस P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है और U जो है पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा P डॉट ई करेंगे या E डॉट बी P भी कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई, किसकी पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड प्लस डाइपोल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो माइनस ऑफ P डॉट E हो जाएगी। और वर्क डन बाई एजेंट कितना हो गया, माइनस ऑफ P कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की बात करें, वेरिएशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन होगा वो माइनस ऑफ कॉस थीटा जैसा होगा। तो कॉस थीटा यहाँ से तो माइनस कॉस थीटा कहीं यहाँ से, ऐसा इसका वेरिएशन होगा। ये किसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज थीटा के बीच जो ग्राफ आएगी कुछ इस टाइप की आएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है अभी सब लोग? क्लियर ये वाला पॉइंट देख सकते हैं। जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, जब हम लोग केस डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम वाला, तो हमें मालूम है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अपने पास इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग, उस केस को फिर से एक बार देख लिया जाए तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ P डॉट E लिख रहे थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। इसका मतलब माइनस ऑफ PE इंटू कॉस ऑफ थीटा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो cos 0 1 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस ऑफ PE आ जाएगी। जबकि अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी जब लिखने जाएंगे तो माइनस ऑफ P डॉट E तो लिखा और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो PE cos ऑफ 180 डिग्री हो जाएगी और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये वाली वैल्यू PE हो जाएगी। प्लस PE है और ये वाली माइनस PE है। देख सकते हैं कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो इन केस ऑफ अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है अपने को। क्लियर? तो आगे देखें तो इसी को हम लोग, इसी जो अभी हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इसी को हम लोग डिफरेंट मेथड से भी सोच सकते हैं। जैसे देखा जाए तो कि अपने पास अल्टरनेट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, अपने को ये इक्वेशन मालूम थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन मालूम है। क्या होती थी कि डेल्टा V जो होती है वो माइनस ऑफ E डॉट dr होती है, इसी का इंटीग्रेशन होता था। क्लियर है क्या सभी लोग?
तो जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जब किसी चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो उस चार्ज की वैल्यू चार्ज क्यू और उस पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर क्या? किसी चार्ज को अगर हम लोग किसी चार्ज क्यू को अगर हम लोग किसी वी पोटेंशियल पर रखते हैं या V1 से V2 तक लेकर के जा रहे हैं उसको पोटेंशियल V1 से V2 तक, तो वर्क डन की वैल्यू Q इंटू V2 माइनस V1 लिखते हैं। ये वाले इक्वेशन में ध्यान देंगे कि डेल्टा भी जो लिखा था इसको मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू E इंटू डी भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो। ओके, समझेंगे एक पॉइंट। तो यही डाइपोल हमने कंसीडर किया, कि ये डाइपोल दिया गया है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, L डिस्टेंस हमने मान ली हुई कि ये L डिस्टेंस है और ये वाली एंगल इसकी थीटा है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ऐसा कंसीडर कर लिया। दोनों के बीच की एंगल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल थीटा है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके करस्पॉन्डिंग जनरेट हुआ होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इनफाइनाइट शीट के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी। तो इस पॉइंट की कुछ पोटेंशियल हो गई है, जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, कुछ ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अपने को मालूम है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, प्लेनर सरफेस से करस्पॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी बनेगी, ये किसी पोटेंशियल V1 का पॉइंट होगा और ये किसी V2 पॉइंट का पोटेंशियल होगा, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है हमने, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम और इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ अलग वैल्यू, वो वाली वैल्यू भी सेम V1। तो हमने मान लिया कि यहाँ की पोटेंशियल कुछ, इस वाली लाइन पर पोटेंशियल कुछ V1 रही होगी इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, और इस वाली लाइन पर इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V2 रही होगी। तो इस चार्ज के पास कुछ एनर्जी होगी उस फील्ड के करस्पॉन्डिंग और इस चार्ज के पास भी कुछ एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या लिखेंगे, इसके कारण एनर्जी Q इंटू V2, इसके कारण एनर्जी, चार्ज तो निगेटिव है, ऐसा ही लिखेंगे ना हम लोग कि टोटल एनर्जी जब लिखने जाएंगे U इक्वल टू तो एनर्जी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस एनर्जी ड्यू टू निगेटिव चार्ज उस फील्ड में। तो पॉजिटिव चार्ज का एनर्जी लिखने जाएंगे तो Q इंटू उसकी पोटेंशियल V2 है वहाँ पर, प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू निगेटिव चार्ज लिखने जाएंगे तो माइनस क्यू चार्ज और यहाँ के पोटेंशियल V1 है, तो क्या लिख लेंगे Q इंटू V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करें तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा V जो होती है वो माइनस ऑफ E डॉट डी आर का मतलब E डी आर कॉस थीटा, यानी कि E डी कॉस ऑफ थीटा होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये R1 से R2 तक जाते थे, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाते थे, तो ये V2 माइनस V1 मिलती थी अपने को। क्लियर, तो Q इंटू V2 माइनस V1 को क्या लिख दूँ, माइनस ऑफ E डी कॉस ऑफ थीटा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि V2 माइनस V1 इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लोग E डी कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगी, कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगी। तो ई डी ये वाली लेंथ कितनी थी, L थी, यहाँ पर मैं फिर से मेंशन करूँ समझेंगे कितनी हो जाएगी पोटेंशियल U की वैल्यू, Q V2 माइनस V1 ये वाली लेंथ L है। क्लियर, तो कितनी V2 माइनस V1 लिखूँ, माइनस ऑफ E इंटू ई पहले से था इंटू L इंटू दोनों के बीच का एंगल थीटा कॉस ऑफ थीटा। सिंस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी इसलिए इंटीग्रेशन साइन से डायरेक्टली ही बाहर आ गया। तो U की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, U की वैल्यू मैं लिखूँ यहाँ पर एक बार U एक्सप्लेन करूँ तो U कितनी हो गई, माइनस Q E इंटू L, Q इंटू L एक साथ रख दिया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखने दिया, इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस Q इंटू L को हम लोग डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का लिख सकते हैं, तो ये P हो गई इंटू E इंटू कॉस ऑफ थीटा हो गई, तो माइनस ऑफ P कॉस थीटा हो गई, जिसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ P डॉट E। मैं दूसरा मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो एनर्जी होती है वो फील्ड के पास एनर्जी होती है। फील्ड सिर्फ किसी एक डाइपोल के पास एनर्जी की बात नहीं करें, डाइपोल प्लस फील्ड सिस्टम की एनर्जी हुई, ये इस फील्ड में ये चार्ज आया हुआ है तब इस सिस्टम के पास एनर्जी आई हुई है। इसके पास एनर्जी जो हो गई Q इंटू यहाँ की पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है, ये फील्ड क्रिएट कर रहा था। यहाँ की जो एनर्जी हो गई ये चार्ज इंटू यहाँ की पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किसका था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसा भी कर सकते थे कि इस डाइपोल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग इस डाइपोल के कारण वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर ले
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज फाइंड कर ले। लेकिन यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, ये चार्ज मालूम है, तो हमने यहाँ से डायरेक्टली ही पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो पोटेंशियल का एनर्जी का इक्वेशन जो आ गया अपने पास माइनस ऑफ पी डॉट ई, ये वाली इक्वेशन अपने को एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। क्लियर क्या? तो आगे डिस्कस करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो, और देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि एक डिस्क दी गई है, डिस्क के ऊपर दो चार्जेस को प्लेस कर दिए गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा प्लेस किया गया। मैं यहाँ पर अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर दूँ एक बार कि अपने को डिस्क दी गई है, डिस्क की मास m और रेडियस r दी गई है, ये डिस्क दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में प्लेस की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। क्लियर क्या? इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, यहाँ पर दो चार्जेस प्लेस किए गए, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और एक निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस को r रखा गया है। ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। क्लियर? इस डिस्क के ऊपर इन दोनों चार्जेस को फिक्स कर दिया गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया गया। तो फाइंड करनी है कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क, एंगुलर वेलोसिटी, इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये डिस्क है जो कि पहले यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज था, ये डिस्क 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर जाए, डिस्क 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर जाए, तो फाइंड करनी है कि अपने को कितनी हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर क्या? ओके, इस पॉइंट के अबाउट इसको फिक्स किया गया है, डिस्क को यहाँ पर फिक्स किया गया है, इस पॉइंट के इसके सेंटर के अबाउट इसको फिक्स किया गया है। ओके, तो क्या करेंगे, जब 90 डिग्री एंगल रोटेट कर जाएगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, जब 90 डिग्री एंगल से ये डिस्क रोटेट कर जाएगा तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि अपने पास ये पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये नेगेटिव क्यू चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ये ऐसा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर आकर के उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, यही ओमेगा की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें हम लोग? सिंस इनिशियल डाइपोल मोमेंट जो थी, डाइपोल मोमेंट कितनी थी, q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस r, और किधर थी, इधर थी, डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ थी। तो सिंस इस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, हम लोग ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर ग्रेविटी को काउंट भी कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज करने वाली नहीं है सिस्टम की। इस क्यू चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग जो मासेस होंगे उनको नेग्लिजिबल मानना है, इनको सिर्फ डिस्क की मास है, तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो नहीं रही है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर डिस्कस करें हम लोग, यहाँ पर अगर डिस्कस करें, अगर मास काउंट भी कर लेंगे तब इसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि जितनी मास प्लस क्यू की मानेंगे उतनी ही मास माइनस क्यू की भी अगर एज्यूम करेंगे तो सेंटर ऑफ मास से कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल सेंटर इस पूरे सिस्टम का इस डिस्क के सेंटर पर ही आ जाएगी। तो इनिशियल डाइपोल मोमेंट ऊपर थे, तो जो भी फोर्स वर्क डन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है वही इसके ऊपर वर्क डन कर रहा है। तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को तो कंजर्व करा सकते हैं, तो लिख सकते हैं यू इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। तो यू इनिशियल क्या लिखेंगे? यू इनिशियल की वैल्यू ध्यान दे, तो पोटेंशियल एनर्जी किसका लिखना पड़ेगा अपने को, इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो कितनी होती थी डाइपोल मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते थे तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस पी डॉट ई। तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, और रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट किधर, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। सही लिखा है क्या? प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो P इंटू ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू मालूम हो जाएगी क्या कि 2PE डिवाइड बाई आई का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये रूट ऑफ 2P की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू आर, यही ना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को Q इंटू आर डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू को डिस्क दिया गया है, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगी इक्वेशन अपने को ओमेगा की वैल्यू 4QE डिवाइडेड बाई mr। ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन की एक और बात करते हैं। तो हम लोग तो कंसीडर करते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन अपने को दी गई है।
क्वेश्चन में बोला गया है सेम टाइप का क्वेश्चन कि एक डिस्क दी गई है, डिस्क को प्लेस कर दिया गया रफ सरफेस के ऊपर और इस तरह से प्लेस किया गया कि ये रोल कर सकता है, सो दैट इट कैन रोल। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया जा रहा है। डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया गया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। इस डिस्क के लिए मास m है, रेडियस r दी गई है, रफ सरफेस दिया गया है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन डिस्क, जब इसको ऑन किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स रोल करने वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगी ये फाइंड करना है। तो यही क्वेश्चन दी गई है अपने को कि ये डिस्क दिया गया है। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग कर चुके हैं जब रोटेशन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अलग सा टॉर्क आ गया है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोले वहाँ पर हम लोग किसी दूसरे का टॉर्क अप्लाई करते थे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आ गया है। तो सिंस अगर ध्यान, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया जाएगा, स्टार्टिंग में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इसको ऐसे ही रेस्ट में रखा गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया जाएगा, इस डाइपोल के कारण डाइपोल मोमेंट किधर है? ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो टॉर्क किधर आएगी? टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? P क्रॉस E होती थी तो P क्रॉस E करेंगे तो P क्रॉस E ये क्लॉकवाइज आ जाएगी, यानी कि ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ऐसे रोटेट कराएगा। ऐसा रोटेट करेगा तो इस वाले पॉइंट की रोलिंग मोशन अनुसार इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर जाने की? पीछे की तरफ जाने की। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आ जाएगी? आगे की तरफ आ जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? ऐसे भी सोच सकते, एक तो ये कंडीशन बताया था हमने ऐसे सोचने के लिए, या फिर सोच सकते हैं कि ACM इक्वल टू आर अल्फा तो वैलिड होनी चाहिए। ACM इक्वल टू आर अल्फा, इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग इसकी एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास तो आगे एक्सेलरेट करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग नहीं मालूम किधर जाएगा, लेकिन अल्फा तो मालूम हो गई कि अल्फा के क्रॉसपोंडिंग ये तो इसी पॉइंट से हम लोग देखेंगे तो अल्फा के क्रॉसपोंडिंग तो ये पीछे जा रहा है, तो ACM किधर होना चाहिए? आगे की तरफ। तो आगे की तरफ कौन ले जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो 0 है तो इसको आगे ले जा सकता है फ्रिक्शन फोर्स ही, तो ये फ्रिक्शन फोर्स F आगे की तरफ एक्ट हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन डिस्क क्या हो जाएगी? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन राइटवर्ड डायरेक्शन। आगे बोला गया कि इफ डिस्क स्टार्ट्स रोलिंग, अगर डिस्क रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देता है तो फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बतानी है और इसके ऊपर वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताती है। तो सॉल्व करते हैं कि यही अपने को डिस्क दी गई थी। फिर से एक बार मैं डायग्राम देख लूँ। ये डाइपोल मोमेंट दी गई थी अपने को P, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। एज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन ACM इधर होगी और अल्फा इधर हो गया, तो इसी पॉइंट के ऊपर रोटेट करेगा तो टॉर्क की इक्वेशन लिखी जाए और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी जाए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM। और तो कोई फोर्स आएगा नहीं। दूसरा टॉर्क का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो टॉर्क का इक्वेशन हो जाएगा P इंटू E। हम लोग इनिशियल की बात करेंगे, इनिशियल एंगुलर एक्शन की बात करेंगे। इनिशियल कितना होगा? इनिशियल की बात करेंगे। इन दोनों ही क्वेश्चन में हम लोग इनिशियली डिस्कस करेंगे। तो P इंटू E हो गया, P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E होती है। तो स्टार्टिंग के केस में P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो P इंटू E इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा P इंटू E साइन ऑफ 90 डिग्री और साइन 91 हो जाएगा, P इंटू E हो जाएगी टॉर्क की वैल्यू। क्वेश्चन को हम लोग मैकेनिक्स से ऐड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण P इंटू E किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। जबकि फ्रिक्शन का टॉर्क जो होगा F इंटू R, ये किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो R क्रॉस F इधर हो जाएगी इक्वल टू I इंटू अल्फा। डिस्क दिया गया है तो डिस्क के लिए I की वैल्यू mr² इंटू अल्फा। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग? इक्वेशन ये हो गया, ये इक्वेशन ये हो गया और थर्ड वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास? थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक इस पॉइंट की कोई भी, सिंस प्योर रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की कोई भी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मोशन करने की। तो ACM इक्वल टू आर अल्फा होनी चाहिए। ये वाला कंडीशन भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड वाला कंडीशन आ गया। इन तीनों इक्वेशन से देखें तो अननोन क्या क्या है? अल्फा एक अननोन है, ACM एक अननोन है और एक फ्रिक्शन फोर्स अननोन है। फ्रिक्शन फोर्स अननोन है, ACM अननोन है और अल्फा अननोन है। तो 3 इक्वेशन और 3 अननोन सॉल्व कर लिए जाएंगे। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है कुछ इस टाइप की वैल्यू आ जाती है। सॉल्व करने पर जब वैल्यू आती है अपने पास, कुछ वैल्यू अपने पास आती है क्या? ACM की वैल्यू जो आती है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2QE डिवाइड बाई 3M। आप खुद से सॉल्व करेंगे। और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आती है वो 2QE डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। M नहीं आएगा, F इक्वल टू मास इंटू ये वाली वैल्यू आ गई।
और क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों वैल्यू मालूम हो जाएगी। अल्फा भी सॉल्व करना चाहेंगे तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से मालूम हो जाएगी कि 2QE डिवाइडेड बाई 3MR हो जाएगी। ये सॉल्व करने आएगा अपने को। क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? आगे डिस्कस करते हैं तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम लोग किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। जैसे कोई भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज का, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हमने अप्लाई की हुई है अगर वो यूनिफॉर्म नहीं हो, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, नेट फोर्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, बट नेट टॉर्क की वैल्यू मे और मे नॉट बी 0। किसी केस में 0 हो भी सकता है और किसी केस में 0 नहीं भी हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, मे और मे नॉट बी 0। समझा जाए तो जैसे कंसिडर किया कि ये पॉइंट चार्ज दी गई थी अपने को, ये पॉइंट चार्ज प्लस Q दी गई थी अपने को, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, इसकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज भी वेरी करेगी और डायरेक्शन वाइज भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी करते ही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी कहीं किसी पॉइंट चार्ज से कॉरस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर कर लिया अभी, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम दी चार्ज हो। और किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं। अब जब डाइपोल को प्लेस करने वाले हैं तो डाइपोल को हम लोग किसी ऐसा प्लेस कर सकते हैं कि वो एक ही फील्ड लाइन पर है, ऐसा किसी को एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसा प्लेस कर सकते हैं। तो इस या फिर ऐसा भी प्लेस कर सकते हैं डाइपोल को कि डाइपोल को अगर हमने प्लेस किया तो वो दो डिफरेंट फील्ड लाइंस पर आ रहे हों, चार्जेस जो हैं वो दो डिफरेंट फील्ड लाइंस पर लाई कर रहे हो। तो इस केस में देखें तो कि फर्स्ट वाले केस में अगर इस तरह से प्लेस किया गया है या तो इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, ऐसा ही ना कि माइनस चार्ज यहाँ पर और प्लस चार्ज यहाँ पर। तो इस केस में अगर प्लेस किया गया है तो इधर फोर्स लग जाएगा और इसके ऊपर इधर फोर्स लग जाएगा, लेकिन दोनों ही पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम नहीं है। तो जो पहले फोर्स Q इंटू E1 यहाँ पर लगेगा तो इसके ऊपर Q इंटू E2 यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू Q इंटू E1 ज़्यादा होगी Q इंटू E2 से, तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ट्रांसलेट करने लगेगा। अब इस केस की बात करें, जब जैसे यहाँ पर प्लेस किया हमने तो इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा इधर कितनी Q इंटू कुछ E3 यहाँ पर, और इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा कहीं इस डायरेक्शन में Q इंटू E4। E4 की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि नज़दीक में है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, E4 की वैल्यू ज़्यादा होगी E3 से। तो इस केस में फिर से नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो एफ नेट नॉट इक्वल 0 तो ये ट्रांसलेट करने लगेगा जिधर नेट फोर्स ज़्यादा होगी। इस केस की बात करें तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में कहीं इधर, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में Q इंटू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अगर डिस्टेंस R है, मान लेते हैं कि R डिस्टेंस है तो Q इंटू ई नोट मान लेते हैं, और इसके ऊपर भी Q इंटू ई नोट हो जाएगा। लेकिन अभी भी सिंस दोनों R ही डिस्टेंस पर अगर हमने प्लेस किया है तब भी नेट फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर सेम एक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है एक तो अपोजिट तो हो ही गई, लग रहा है कि एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन दोनों एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। दोनों की मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो जाए अगर R डिस्टेंस पर दोनों को प्लेस किया जाए, लेकिन इस केस में भी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एक कहीं इधर जा रहा है तो दूसरा जो है इसके अपोजिट ही नहीं है, दूसरा कहीं इधर जा रहा है। क्लियर है क्या? देखें तो ये वाला कहीं इधर जा रहा है, ये वाला कहीं इधर जा रहा है। क्लियर? तो ये कहीं इस लाइन के साथ इधर जाएगा और ये वाला कहीं इस लाइन के साथ इधर जाएगा, तो दोनों वेक्टर के बीच की एंगल कुछ हो जाएगी। सही क्या? ये वाला एक वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, तो ये वाली एंगल दोनों वेक्टर के बीच की एंगल हो जाएगी। तो इस केस में भी रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। ये क्लियर है क्या? इस केस में भी रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। एक फोर्स इधर लग रहा है Q इंटू ई नॉट, और दूसरा फोर्स कहीं इधर एक्ट हो रहा है Q इंटू ई नॉट।
तो यहाँ पर भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों यहाँ पर जीरो नहीं हुआ? दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम भले ही हो, लेकिन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं, इसलिए जीरो नहीं हो पाया। तो नेट फोर्स किसी भी केस में अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू, सिंस जो फोर्स है लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही एक्ट हो रहे हैं दोनों फोर्स, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू, नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नेट टॉर्क, इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करने जाएंगे तो ये भी इसको इधर रोटेट कराएगा और ये भी इसको इधर ही रोटेट कराएगा, तो यहाँ पर नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। तो किसी डाइपोल को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। जबकि अगर वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा ही जीरो होती थी। क्लियर? नेट टॉर्क की वैल्यू दोनों ही केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए या तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए, दोनों ही केस में नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि किस ओरिएंटेशन में डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ एक बार कि इफ़ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं बात करूँ, इफ़ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही पॉइंट में लिख देता हूँ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ नेट इक्वल टू जीरो, एफ नेट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा वो। अगर डाइपोल को हमने यहाँ पर नेट टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क नेट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो टॉर्क नेट की वैल्यू मे और मे नॉट बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। सेकेंड केस की बात करें, किसी डाइपोल को अगर हम लोग प्लेस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इफ अ डाइपोल is placed in non-uniform electric field, then F net is not equal to जीरो। किसी भी केस में नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। और नेट टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क नेट फिर से मे और मे नॉट भी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अपने को। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्लेस करेंगे तो फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं। हर एक केस को हमने डिस्कस कर लिया, या तो एक ही फील्ड लाइन पर डाइपोल को प्लेस किया जाए या दो डिफरेंट फील्ड लाइन पर प्लेस किया जाए। अगर एक ही फील्ड लाइन पर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम नहीं होगी, और अगर दो डिफरेंट फील्ड लाइन पर प्लेस किया जाए और दोनों पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज से अगर सेम भी रखी जाए, तब भी दोनों के डायरेक्शन फोर्स की ना तो 180 डिग्री पर नहीं आएगी, दोनों फोर्स की जो एंगल होगी 180 डिग्री पर नहीं होगी, भले ही मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कुछ एंगल आ जाएगी, तो उस एंगल के क्रॉसपोंडिंग रिजल्टेंट वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, आगे और भी डिस्कस करते हैं। तो ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वर्क पावर और एनर्जी वाला, तो वहीं पर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। क्या बोला गया है कि ये डाइपोल मोमेंट दी गई है, डाइपोल मोमेंट दी गई है, पी वेक्टर दिया गया है अपने को कितना, 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, ऐसा दिया गया अपने को। अब इस डाइपोल को प्लेस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई अपने को फर्स्ट वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है xi कैप प्लस yj कैप। तो फाइंड करना है कि अगर इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसकी पोजीशन x और y के साथ इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r वेक्टर है। r वेक्टर क्या होता था, xi कैप प्लस yj कैप जैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है और उसमें किसी डाइपोल को प्लेस की है, तो ये तो मालूम है कि डाइपोल को अगर प्लेस करेंगे किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर नेट फोर्स नॉन जीरो होगी, नेट फोर्स नॉन जीरो होगी।
तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे सॉल्व करें सोचा जाए तो इसको, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई और डाइपोल मोमेंट दिया गया और फोर्स पूछा गया है, तो अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। डाइपोल को उसमें प्लेस किया है अगर हमने, तो क्या हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? क्यों सर पोटेंशियल एनर्जी पर आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपने को इक्वेशन मालूम है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो तो फोर्स की इक्वेशन को लिख सकते हैं कि F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी आर लिख सकते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मालूम हो जाए तो उसको हम लोग आर के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो फोर्स वेक्टर मालूम हो जाएगी। अगर इसी को हमने एफ एक्स लिखा था, यानी कि एफ वेक्टर अगर मैं लिखने जाऊँ इसको क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड के कैप, ऐसा लिखूंगा मैं। एफ वेक्टर लिखना होगा तो अपने को, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? माइनस ऑफ पी डॉट ई होती थी। ये अपने को इक्वेशन क्लियर है क्या? माइनस ऑफ पी डॉट ई लिखते थे हम लोग, तो क्या हो जाएगी? हाँ, किसी लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, सर आपने तो डिराइव किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्राइव किया था तो हम लोग स्मॉल पार्ट के लिए लिख सकते हैं, स्मॉल से इलेक्ट्रिक उस पोजीशन पर जब प्लेस किया होगा, जिस पोजीशन पर प्लेस किया गया होगा उस पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ पी डॉट ई हो जाएगी, तो कितनी लिखेंगे? माइनस ऑफ पी डॉट ई, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है कितनी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगी? माइनस तो पहले से रहा, आई को आई के साथ 3x और जे को जे के साथ 4y। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4y। तो फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स जो है अपने पास माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, फोर्स वेक्टर में लिख देता हूँ आई कैप, माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई जे कैप। सिंस दो ही फंक्शन है, अगर जेड वाला भी फंक्शन होता यू में तो हम लोग जेड वाला पार्ट भी काउंट करते। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन पहले से है तो ये -3 आ जाएगा। आई कैप माइनस पहले से है, इसका डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस ऑफ 4 आ जाएगी जे कैप। तो कितनी आ जाएगी इक्वेशन अपने पास? फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा उसके ऊपर? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये फोर्स एक्ट हो रहा होगा। क्लियर क्या? तो सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दी गई अपने को कितनी? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड टू द पावर 4 के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दी गई। और पी वेक्टर कितनी है? वो तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो पोटेंशियल एनर्जी पर लिख ली जाए, यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई होती है। सिंपल सा मेथड है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी से F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर होती है, उससे हम लोग फोर्स वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ पी डॉट ई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर क्या? 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4y³ आ जाएगी। माइनस पहले कॉमन लेते हैं, इसको पहले प्लस में लिख लेते हैं, ऐसा लिख लिए। अब F इक्वल टू क्या लिखेंगे? F वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई जे कैप। सिंस जेड कंपोनेंट आया नहीं है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे हम लोग। तो एफ वेक्टर मालूम हो जाएगी क्या? इसको डिफ्रेंशिएट किया जब माइनस साइन पहले से है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में तो 6x हो जाएगी। क्लियर है क्या? माइनस साइन पहले से है एक और एक माइनस डी बाई, तो माइनस ऑफ 6x आई कैप हो जाएगी और एक माइनस ऑफ कितनी हो जाएगी? 412y स्क्वायर जे कैप हो जाएगी। तो एफ वेक्टर मालूम हो गई अपने को, एफ वेक्टर की फंक्शन मालूम हो गई 6x आई कैप प्लस ऑफ 12y स्क्वायर जे कैप। किस पॉइंट पर फाइंड करना है अपने को? एट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो फोर्स वेक्टर जो हो जाएगी x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे 12i कैप और y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे 12j कैप, ये फोर्स वेक्टर हो जाएगी। तो किस तरह से फाइंड करें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला बना सकते हैं। एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो चुकी है कि क्या करना है अपने को? पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखना है माइनस ऑफ पी डॉट ई और वहाँ से फोर्स वेक्टर माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर कर देना है। जिस डायरेक्शन की बात करेंगे उस डायरेक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स वेक्टर मालूम हो जाएगी। या इसी को अगर मैं समझूँ
तो अपने को मालूम है कि एफ वेक्टर जो मैं लिखने जाऊंगा, एफ वेक्टर उसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई जे कैप और माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड के कैप, ये लिखूंगा। तो यू वेक्टर जो लिखने जाएंगे, यू वेक्टर कितनी थी, माइनस ऑफ पी डॉट ई। अब पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी और ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, पी को मान सकते हैं कि ऐसा होगा, पी एक्स आई कैप कंपोनेंट वाइज लिख दिया जाए, पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ऐसा होगा। डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ पी एक्स ई एक्स माइनस ऑफ पी वाई ई वाई माइनस ऑफ पी जेड ई जेड, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगी, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ यहीं पर एक्स का फंक्शन है, तो कितनी हो जाएगी वो, पी एक्स तो कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, पी एक्स वेक्टर जो होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा, कितनी आ जाएगी, डी ई एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस ऑफ पी वाई डी ई वाई बाई डी वाई हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप यहाँ पर जे कैप, प्लस ऑफ पी जेड डी ऑफ ई जेड बाई डी जेड हो जाएगा, और ये के कैप। तो ऐसा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर फार्मूला याद आता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फार्मूला याद नहीं रखें, आप पहले पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिखें माइनस ऑफ पी डॉट ई से, और इसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर से आप फोर्स वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करें, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, और इसके बाद एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप कर दें। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। डिस्कस करते हैं हम लोग दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स की बात। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक डिस्कस किया था हमने, उसी कॉन्सेप्ट का, जो जैसे डिफरेंट ओरिएंटेशन में ये दोनों डाइपोल प्लेस किए जा सकते हैं, हम लोग इस ओरिएंटेशन की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने कंसिडर किया कि दोनों डाइपोल एक ही एक्सिस पर रखे गए हैं और दोनों डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में दोनों डाइपोल हैं। तो क्या करें हम लोग इसको, सिंस फोर्स की वैल्यू फाइंड करने दोनों के बीच में फोर्स, तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जो सेकेंड वाला डाइपोल है, सेकेंड वाला डाइपोल जो P2 है, वो फर्स्ट वाले डाइपोल के फील्ड में प्लेस किया गया है। क्लियर, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि जो सेकेंड वाला डाइपोल है अपने पास, ये फर्स्ट डाइपोल के फील्ड में प्लेस किया गया है। क्लियर क्या, तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यू की वैल्यू लिखने जाएंगे अगर हम लोग, तो माइनस ऑफ P2 जो है इसके फील्ड में है, तो माइनस ऑफ P2 डॉट E1 लिख दो क्या, इसका फील्ड P1 का फील्ड और P2 की डाइपोल मोमेंट, सही। तो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ P2, मैग्नीट्यूड P2 हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अगर ये डिस्टेंस R लिखा हुआ है तो 2kP1 बाई आर क्यूब हो जाएगी, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर E1 जो होगी इसी डायरेक्शन में होगी, तो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 2kP1 P2 बाई आर क्यूब। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो फोर्स की वैल्यू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, सॉल्व कर लिया जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2kP1 P2, डिफ्रेंशिएशन करना होगा अपने को r⁻³ का, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2kP1 P2 r⁻³ कटेगा, -3, ये r⁻³ -1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -6kP1 P2 डिवाइडेड बाई r⁴, और ये वैल्यू निगेटिव आएगी। इसका मतलब फोर्स जो आ गया वो निगेटिव आ गया, फोर्स जो आया वो निगेटिव आ गया। इसका मतलब दोनों डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस ओरिएंटेशन में अगर प्लेस किया गया है तो डाइपोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ये समझ में आ गया अपने को, विल अट्रैक्ट ईच अदर, डाइपोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करने आएगा अपने को, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। क्या हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि एक के फील्ड को लिखा वहाँ पर और दूसरे के डाइपोल मोमेंट लिखी हमने। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके डाइपोल मोमेंट लिखा जाए और इसकी फील्ड यहाँ पर लिखी जाए,
क्लियर क्या? तो उससे भी सॉल्व करेंगे तो यही वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। क्लियर? सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कुछ ऐसा ओरिएंटेशन में प्लेस किया गया है डाइपोल को, तो दोनों डाइपोल जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल में है, एक ही लाइन के लॉन्ग है लेकिन एंटी पैरेलल में है। तो क्या हो जाएगा अपने को, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए, इसका हम लोग फील्ड लिख लेते हैं इसके जगह पर। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी फर्स्ट के कारण E1 कहीं इधर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ P2 डॉट ई लिखेंगे, क्या हम लोग E1 लिखेंगे ऐसा, तो माइनस ऑफ P2 का मैग्नीट्यूड P2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई, और दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच की एंगल, तो ये हो जाएगी P2 इंटू E1। E1 को लिख सकते हैं 2kP, P का मतलब P1 बाई RQ। तो फोर्स सॉल्व करने जाएंगे तो सिर्फ सेम ही टाइप का इक्वेशन है, सेम ही टाइप का इक्वेशन, ये वाला 2kP1 P2 हो जाएगी 2kP1 P2 बाई RQ। यहाँ पर माइनस ऑफ 2kP1 P2 बाई RQ, तो यहाँ पर प्लस ऑफ 2kP1 P2 बाई RQ। तो फोर्स सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर हो जाएगी, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पिछले केस में माइनस आ रही थी, यहाँ पर माइनस नहीं आएगी, तो आ जाएगी 6k P1 P2, खुद से सॉल्व करेंगे आप, डिवाइड बाई R टू द पावर 4, और ये फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी कि इस केस में दोनों डाइपोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डाइपोल्स विल रिपेल ईच अदर, विल रिपेल ईच अदर। आया क्या समझ में? ओके, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस को हम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड केस में क्या बोला गया है, ये अपने को ये डाइपोल दी गई है, अब इस डाइपोल को, दूसरे वाले डाइपोल को हम लोग इसके परपेंडिकुलर प्लेस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, u की वैल्यू लिखने जाएंगे तो माइनस ऑफ इसका डाइपोल मोमेंट P2 और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए ये पॉइंट तो एक्सियल पोजीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी, ये E1 हो गया अपने पास, तो माइनस ऑफ P2 डॉट E1 लिखेंगे क्या हम लोग, और माइनस ऑफ P2 डॉट E1 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में अगर यहाँ एंगल देखा जाए तो उस एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो फोर्स की वैल्यू जो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर लिख रहे थे, ये वाली फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी कि अगर ऐसा प्लेस किया गया है दोनों डाइपोल को, तो फोर्स की वैल्यू डाइपोल के ऊपर एक दूसरे के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा दोनों के ऊपर में, उसकी वैल्यू 0 होगी। जो हम लोग ये फोर्स फाइंड कर रहे हैं, कौन सा फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्लियर क्या? फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस को ध्यान दें तो कि दोनों डाइपोल जो दिए गए हैं एक दूसरे के पैरेलल दिए गए, लेकिन डिफरेंट लाइन पर दिए गए। तो क्या करें, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इस डाइपोल को फिक्स रखें और इसका फील्ड यहाँ पर लिखे, तो इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये E2 होगा। या फिर ऐसा कर सकते थे कि ये डाइपोल दिया जाए और इसके फील्ड में रखा जाए, ये डाइपोल दिया जाए P2 और P1 के फील्ड में रखा जाए, तो उसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E1। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से माइनस ऑफ P डॉट E लिखेंगे, किसी एक का P लिख लेते हैं, मैं P2 लिख लेता हूँ, इसको डाइपोल मोमेंट में बोल देता हूँ, डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 लिख देता हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, P2 इंटू E1 इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये P2 इंटू E1 हो जाएगा। तो P2 को रहने दिया, E1 की वैल्यू को 2kP1 बाई RQ रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, U मालूम हो गई अपने को, तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो गई, तो फोर्स लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी, फोर्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी जनरल पॉइंट की बात करेंगे, तब भी हम लोग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या जनरल पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाएंगे, इस डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे हम लोग। ये डाइपोल मोमेंट P1 थी, इसको हम लोग इधर लिख लेंगे P1 cos थीटा, और इधर लिख देंगे P1 sin थीटा। क्लियर क्या? तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी, इस पॉइंट पर फील्ड, इसके कारण जो फील्ड होगी वो एक्सियल पोजीशन वाली, और इसके कारण जो फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल वाली। तो इसके कारण जो फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ E ड्यू टू P sin थीटा
ऐसा लिख रहा हूँ। और इधर कितनी हो जाएगी फील्ड, ई ड्यू टू P1 cos थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है, तो इस वाले फील्ड के करस्पॉन्डिंग इस डाइपोल के पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो लिखने जाएंगे माइनस ऑफ P2 डॉट ई वहाँ का लिखेंगे, तो कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ P2 ई की वैल्यू वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 cos थीटा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 cos थीटा, और दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री, तो cos ऑफ 0 डिग्री लिख देंगे। तो कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ P2 ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2K P1 cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, तो हो जाएगी माइनस ऑफ 2K P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो फोर्स की वैल्यू लिखने आ जाएगी कि फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। सॉल्व कर लेंगे, फोर्स की वैल्यू अपने को मालूम हो जाएगी। क्लियर क्या, ये कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने को, क्लियर। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे ये पॉइंट। तो जो फील्ड की जो फोर्स की वैल्यू हो गई दोनों डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यू को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे डायग्राम आप अच्छे से पहले तो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके लिए, ओके। तो ये डाइपोल के ऊपर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे और देखेंगे कि गॉसेज लॉ क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी और पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी, वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई स्फेरिकल के केस में, या फिर हम गॉस लॉ की बात करेंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो डाइपोल के केस में ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ है, क्लियर। तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं और भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। थैंक यू, जय भारत।